ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर का नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। यह से हम VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न है वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ते हैं कि वर्ण विवर्तन का दोष नहीं पाया जाता है। अपवर्तक दूरदर्शक में, परावर्तक दूरदर्शक में इनमें से कोई नहीं, और A और B दोनों। तो किसमें वर्ण विवर्तन का दोष नहीं पाया जाता है? तो ये परावर्तक दूरदर्शक में नहीं पाया जाता है। B वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए, अब अगला प्रश्न है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है निकट दूरदर्शिता, दीर्घ दूरदर्शिता, एस्टिग्मेटिज्म और जरा दूरदर्शिता। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किसमें किया जाता है, किस दोष को दूर करने के लिए? तो एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा जो है वो पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु कितना होता है? दूर दृष्टि 40 सेंटीमीटर, निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर, अबिंदुकता 40 सेंटीमीटर, निकट दृष्टि 250 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का इसमें से होगा? तो इसमें से आपका होगा निकट जो दूर दृष्टि दोष होगा वो 40 cm यानी 40 सेंटीमीटर का वो होता है। और अब आइए 4 नंबर प्रश्न है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की अगर लंबाई बढ़ाई जाती है तब उनकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? जो BSAB 2020 में जो है यह पूछा जा चुका है। बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है या अपवर्तित रहती है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन जो होती है वो भी बढ़ जाती है। क्या करती है? वह इंक्रीज हो जाती है, वह बढ़ जाती है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़िए आगे आ जाइए 5 नंबर प्रश्न है कि 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है? जो 2019 में पूछा गया है। निकट दूरदृष्टि, दीर्घ दूरदृष्टि, एस्टिग्मेटिज्म या जरा दूरदृष्टि की क्या कहा जाता है उससे? तो उसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। ये शायद क्वेश्चन हो चुका है। C वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? चलिए इसको समझते हैं कि वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रेषक है, मॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन है या ग्रहण है? वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का जो नाम होता है वह होता है मॉड्यूलेशन, यानी B वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? चलिए हम उसको जल्दी से उसको समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न कि उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, सूक्ष्म किरणें। कौन सा तरंग होगा? तो ये आपका हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। D वाला ऑप्शन हो जाता है इसका D वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो अब आइए अगले प्रश्न है 8 नंबर की। 8 नंबर प्रश्न में रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत के रूप का होता है। यानी रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है? डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत के रूप में क्या होता है? तो सूचना संकेत के रूप में यह एनालॉग सिग्नल होता है। C वाला ऑप्शन हो जाता है इसका C वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और अब आते हैं अगला प्रश्न पर। आइए क्या करा है 9 नंबर प्रश्न की देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न की एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं वह है। एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं और यह क्या है? V2H/R या फिर H2R, R/2H या इनमें से कोई नहीं। एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं और वह क्या है? तो वह है आपका ये V2HR हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न जो 10 नंबर की टेलीविज़न संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति परास है। टेलीविज़न संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति परास है 30 से 300 MHz, 30 से 300 GHz, 30 से 300 kHz और 30 से 300 HZ। टेलीविज़न संचारण में आमतौर में उपयुक्त आवृत्ति परास होता है यह 30 से कितना 300 MHz होता है, MHz। ये वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या करा है चलिए इसको देखते हैं। ये अगला प्रश्न देखिए इसको
कितना नंबर आ चुका है, कितना नंबर प्रश्न है, तो ये 11वां प्रश्न कर रहा है कि 11वां प्रश्न आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होता है? हमेशा शून्य होता है, 1 और 2 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है, या 0.5 से अधिक नहीं हो सकता है। आखिर क्या होता है, जल्दी से इसको कमेंट में बताइए। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 0 और 1 के बीच, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपका 12वां प्रश्न के मॉड्यूलेशन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। मॉड्यूलेशन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं विमॉड्यूलन, प्रेषण, रिमिटिंग रेसिंग फैक्ट्स। मॉड्यूलिन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलिन के विपरीत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको जल्दी से बताइए इसको कमेंट में। इसको हम वी मॉड्यूलेशन कहते हैं, वी मॉड्यूलेशन। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका 13वां प्रश्न है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? भूतरंगों का, बी में दृष्टि तरंगों का, सी में कि आयन मंडलीय तरंगों का, और डी में उपग्रह तरंगों का। किसका किया जाता है? लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से मुख्यतः यह आयन मंडलीय तरंगों का किया जाता है, आयन मंडलीय तरंगों का। और अब आते हैं अगला प्रश्न है 14 नंबर की। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई, पृथ्वी के किसी एक स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है 245 मीटर, 245 किलोमीटर, 56 किलोमीटर या 112 किलोमीटर। क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि 56 किलोमीटर। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 15वां प्रश्न है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है? 30 से 300 HZ, 30 से 300 KHZ, 30 से 300 MHZ या 30 से 300 GHZ। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह जो आवृत्ति प्रास है वह है 30 से 300 MHZ। सी वाला ऑप्शन हो जाता है तो इसका करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर की। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत होता है विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत जो होता है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और हमेशा आते रहते हैं। और ये प्रश्न को पढ़िए। ये प्रश्न 17 नंबर की। वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? वैसी युक्ति होगा जो मॉड्यूलन और वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं, रडार कहते हैं, मोडेम कहते हैं, फैक्स कहते हैं। वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मोडेम कहते हैं। यानी मॉड्यूलन और वी मॉड्यूलन दोनों का ये काम करती है। सी वाला ऑप्शन रहता है इसका करेक्ट आंसर। और अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 18 नंबर को चलिए पढ़ते हैं। 18वां प्रश्न के वैसी युक्ति जिसे एक तीव्र एक वर्णित समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं, रडार कहते हैं, टेलीविज़न कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लेजर कहते हैं, उसे हम लेजर कहेंगे। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न को पढ़ाइए। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न के आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल धन आयन, मुक्ति प्रोजेस्ट्रॉन, ऋण आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल, वह क्या है? तो उपस्थित आयन सिर्फ धन आयन होते हैं। क्या होता है? प्लस चार्ज यानी कि धन आयन होते हैं। और अब आते हैं 20वां प्रश्न पर। 20वां प्रश्न का आयन मंडल का व्यवहार क्या है? इसमें कि आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंग हेतु होता है। आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है। विरल माध्यम में, सघन माध्यम में, मुक्त आकाश में या परावैद्युत माध्यम में। आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है। किस माध्यम में होता है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो होता है विरल माध्यम में होता है, विरल माध्यम में। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और बातें हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 21 नंबर। और 21वां प्रश्न है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। क्या है प्रश्न में? माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। क्या होती है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति? रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है, रेडियो आवृत्ति से कम होती है, प्रकाश आवृत्ति से अधिक होती है या श्रव्य आवृत्ति से कम होती है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति वो जो होती है वो होती है आपका रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है। रेडियो आवृत्ति से ये हमेशा अधिक होगी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये 22वां प्रश्न के भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी
तल के कैसा होता है? भू तरंगों का जो ध्रुवण होता है वह पृथ्वी के तल के किसी भी दिशा में होता है, 60 डिग्री के कोण पर होता है, लंबवत होता है या समांतर होता है। भू तरंगों का जो ध्रुवण होता है पृथ्वी के तल के वह कैसा होता है? वह पृथ्वी के तल के लंबवत होता है, लंबवत। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं आगे, आइए अब अगला प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न को बनाइए। 23वां प्रश्न है कि संचार तंत्र का भाग नहीं है, संचार तंत्र का भाग नहीं है प्रेषण, संचरण, अभिग्रहण या ऊर्जा। संचार तंत्र का भाग नहीं है, संचार तंत्र का भाग आपका होता है डी वाला ऑप्शन यानी कि ऊर्जा। संचार तंत्र का भाग नहीं है तो ये ऊर्जा हो जाएगा, जो संचार तंत्र का भाग नहीं होता है। ये 24वां प्रश्न की क्या है? 24वां प्रश्न में कि एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है फैक्स, टेलीग्राफी, रडार या टेलेक्स। एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है तो एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण फैक्स होता है। जो फैक्स क्या होता है, ये इसमें उदाहरण जो होता है ये नहीं होता है, यानी ए वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ते हैं आगे, आइए अगला प्रश्न पर। 25वां प्रश्न कर रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी के तल से है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो होती है वो पृथ्वी के तल से कैसी होती है? 65,930 किलोमीटर की होती है या फिर 35,930 किलोमीटर की होती है या 25,930 किलोमीटर की होती है, या इनमें से कोई नहीं। कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो होती है वह पृथ्वी के तल से कैसी होती है? तो वह पृथ्वी के तल से हमेशा 35,930 किलोमीटर होती है, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है कि प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में क्या होता है? जेनर डायोड होता है, लेजर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, फोटो डायोड होता है या सोडियम प्रकाश होता है। प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में वह क्या होता है? तो लेजर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। बी वाला ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोफोन द्वारा होता है। माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है जल्दी बताएंगे? विद्युत बोलता का ध्वनि तरंग में परिवर्तन, ध्वनि दाब का विद्युत बोलता के धारा में परिवर्तन, किसी वस्तु की आवर्धित चित्र की प्राप्ति, या इनमें से कोई नहीं। माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है? तो माइक्रोफोन द्वारा जो होता है वह ध्वनि दाब का विद्युत बोलता में धारा में परिवर्तन होता है, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं आपका 28वां प्रश्न पर कि फैक्स का अर्थ क्या है? फैक्स का अर्थ ये पूछा गया है, लगभग ये 2 से 3 बार पूछा गया कि फैक्स का क्या अर्थ होता है। एम है फुल एक्सेस टर्मिनेशन, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फ्लेक्सिबल ऑटो एक्सेस या फीड ऑटो एक्सेस। फैक्स का जो अर्थ होता है वह फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। फैक्स का अर्थ फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29वां प्रश्न क्या कर रहा है कि नैंड गेट के दोनों निवेश जोड़े दिए जाते हैं तो यह बन जाता है। नैंड गेट के दोनों निवेश को अगर जोड़ दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट या एक जोड़ गेट। आखिर क्या बन जाता है जोड़ने पर? तो ये बन जाता है नॉट गेट ये बन जाता है। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न के एक अर्धचालक डायोड में पी साइड को पृथ्वी एवं एन साइड को 2V से जोड़ा जाता है तो डायोड क्या होगा? चालन करेगा, चालन नहीं करेगा, भंजक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। आखिर क्या हो जाता है जल्दी बताएंगे? तो ये चालन करता है। क्या करता है? चालन करता है। ए वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो हमने कितना क्वेश्चन बताया था? हमने 30 क्वेश्चन बताया था। आपने कितना सही हुआ कमेंट में करके जरूर बता देंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेंगे, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को क्या करेंगे? शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।